अब जब तक मैं बोलूँगा ना आपने चुप रहना है। अच्छा मैं 1 मिनट, मैं जब यहाँ आ रहा था एक रियलिटी पहले आपके सामने रखता हूँ। अब कोई फ़र्क रह नहीं गया, आपको खुल के बात करनी पड़ेगी। जो बदतरीन मुखालिफिन हैं इमरान खान के, वो बहुत लालच करके 2 नंबरी करके भी ये कहते हैं कि 90% वो मकबूल है। वो ये कहते हैं, मैं 10-12 मुल्कों में गया पाकिस्तान से निकलने के बाद, वो नापैद हो गए लोग जो किसी और को सपोर्ट करते थे। मैं अगर आपसे कहूँगा तो आप लोगों को थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होगी, लेकिन अकेला अकेला पूछूंगा तो आप में ज़्यादातर लोग पहले पीपल्स पार्टी और PMLN को सपोर्ट करते थे किसी टाइम पे। नवाज शरीफ साहब वहाँ बरतानिया में बाहर निकलते थे, लोग एक झलक देखने के लिए तरसते थे। उन्होंने अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर लिया। तो आज हम जहाँ भी जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिले तो 99.9% ये इम्कान होता है कि ये इमरान खान को ही सपोर्ट करेगा इस वक्त। और इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह ये नहीं है कि वो पहले से चल रहा है। इमरान खान ने अपने किरदार से लोगों को मजबूर किया कि मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ। ये किया उसने। आप कोई बाई चॉइस तो नहीं आए हुए ना। इमरान खान ने आपके लिए चॉइस छोड़ी ही नहीं। आप इधर उधर होकर देखें, आपको अपने अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं यार ये 2 नंबरी है, मैं ये नहीं कर सकता। पाकिस्तान में लोगों की मजबूरियां होंगी, बहुत सारे लोगों के माशी फ़ायदे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। वो बेचारे आज भी अपना चूरन बेचते हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर। तो एक मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था, कोई कह रहा था कि जी इस पे फ़ोटो नहीं लगाएंगे। इधर लगाओ यार इमरान खान का फ़ोटो, इधर लगाओ, इधर आप, हाँ इधर लगा दें फ़ोटो इमरान खान का लगा दें। मुझे इससे, आप जब सारे लोग उसको पसंद करते हैं तो मैं कौन हूँ मना करने वाला। आप लगाएं यहाँ पे। और एक फोटो मेरे भाई का भी रखो, अरशद शरीफ का। जब मैं बोलूंगा उनके बारे में तो आप लगाइएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाकी पार्टियां बची नहीं। फर्क इतना पड़ गया कि उन्हें लगा कि अब इतना बड़ा फर्क है, हम कवर ही नहीं कर सकते, बंदे ही अंदर डालो। जाहिल लोगों ने, FA पास लोगों ने पकड़ के कितना बड़ा आदमी बंद कर दिया। इन्हें पता ही नहीं कि तारीख इनके साथ क्या करेगी। इनको आइडिया ही नहीं है कि इन्होंने किसको पकड़ के बंद किया। इनके कद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये उसके सामने बोने हैं, ना ये उस जैसी बात कर सकते हैं, ना उस जैसी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, ना इनमें किसी में उतना हौसला है। मैं जब आपको इतनी लंबी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, तो दुनिया जानती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उसमें लिखूँगा। एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है, शायद उसमें कुछ चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग डरे हुए नहीं होने चाहिए, उनमें हौसला होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी आपने मुझे कभी रोते हुए, परेशान होते हुए आपने नहीं देखा होगा। बहुत बुरे हालात में भी मेरे रब ने सब्र दिया और मैं मुस्कुराता रहा। वही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आता है, वो आपको हौसला देता है, आपको सब्र देता है। सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा मेरा रब है। वो मदद ना करे तो मेरे जैसा आदमी एक दिन भी जेल नहीं काट सकता। मैं बहुत आज़ाद आदमी हूँ, पहाड़ों पे, जंगलों में, शिकारों पे ऐसे ज़िंदगी गुजारी है, मैदानों में। जाओ मुझे 4-6 फुट की जगह पे डालेंगे जहाँ टांगे सीधी नहीं होती, तो मैं वहाँ नहीं रह सकता, मुझे पता है। मुझे वो एक ISI का ऑफिसर मुझे कह रहा था कि तुझे लोग भूल गए, कोई अब तुझे याद ही नहीं करता। लोगों को नहीं पता कि इमरान रियाज नाम का कोई आदमी था। मुझे कैद में लगभग 100 दिन हो गए थे उस वक्त। ख़त्म हो गया इमरान रियाज, उसने मुझे ये बोला। तो मैं उसकी बात सुन रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जब कोई आपके सामने ऐसे बातें करता आपको बहुत बुरा लगता। आप कैद में पड़े हुए हैं, आप कोई रिएक्शन भी नहीं दे सकते, लड़ भी नहीं सकते उनके साथ। तो वो रिएक्शन के तौर पे मुझे उस वक्त हंसी आ गई। उसने मेरे पूछा, मैंने कहा देखो मुझे इस बात पे पूरा बिलीफ है, मैं यहाँ ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ ज़िंदा हूँ और मेरा रब मुझे सब्र दे रहा है तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ये मैंने उनसे
उसको मैंने कहा, मैंने कहा मैं यहां जिंदा ही नहीं रह सकता, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं यहां भी जिंदा रहूंगा। लेकिन अगर मैं जिंदा हूं और जहां पे सब्र के साथ वक्त मेरा गुजर रहा है, तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, वो मुझे नहीं भूले। जो उसने बोलना था बोला, लेकिन जाते हुए वो अपना मुंह इधर लेकर आया, मेरे ये वाले कान के पास, दाएं वाले, और उसने मुझे कहा कि मेरे घर वाले भी आपके लिए दुआ करते हैं। इस आदमी के जाने के बाद अगला एक हफ्ता मेरा बड़ा अच्छा गुजरा, कमाल। उस तारीख जगह पे, छोटी सी जगह पे भी मेरा एक हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा। मेरे वापस आया ना, तो मुझे कुछ मल्टीपल इश्यूज थे, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, मैं कैमरे को देखता था तो काम नहीं कर सकता था, डॉक्टर्स आते थे, वो दवाइयाँ खाता था मैं, फिर मैं अपनी थेरेपीज करता था। तो हमारी फैमिली का ना बार बार वो सारे लोग इकट्ठे होकर बैठते थे, क्योंकि उन्हें ये आइडिया हो रहा था कि ये अपने आप को जल्दी जल्दी ठीक कर रहा है। माँ है, बाप है, भाई हैं, चचा हैं, रिश्तेदार हैं, वो सारे ये देखते थे कि इसको जल्दी है किसी बात की, ये अपने आप को जल्दी जल्दी ठीक करना चाहता है। एक दिन मैं परेशान हो गया, तो मैंने दीवार में भी मार दिया कि मेरे से हो क्यों नहीं रहा। तो उन्हें आइडिया हो गया कि ये फिर दोबारा करेगा, फिर से करेगा। तो बार बार हम बैठते थे, इकट्ठे होते थे, डिस्कशन करते थे वो मेरे साथ। तो हुआ ये कि मुझे सबने ये बात समझाई, ना सिर्फ मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने, हत्ता के मीडिया के लोगों ने, और आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके बड़े बड़े लीडर्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि इमरान साहब आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। और मैं बड़े लीडर की बात कर रहा हूं तो इमरान खान के बाद जिनके नाम है 2-4 लोगों के, उनमें से ये गंडापुर ने मुझे कहा, शहरयार आफरीदी ने मुझे कहा, और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा इमरान भाई बस कर दें, आप इतनी लड़ाई लड़ ली, काफी हो गया, आपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ ली। जर्नलिस्ट आए, उन्होंने मुझे कहा कि बस यहां खत्म करें आप। लेकिन हुआ पता है क्या, ये मैं भी समझता था कि मैंने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन दूसरी बात यह थी कि काम मुकम्मल नहीं हुआ। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया जरूर है, काम अधूरा रह गया था। फातिमा जिन्ना ने बहुत जोर लगाया, काम फिर भी अधूरा रह गया था। भुट्टो ने फांसी ले ली, काम पूरा नहीं हुआ। ये 78 साल हो गए हैं, हमने एक मुल्क बना लिया है, उसको एटमी पावर भी बना लिया है, बहुत सारे हवालों से दुनिया में जानती है, लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ। इस मुल्क में लीडर्स को या तो कंप्रोमाइज करवा लिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है, दो रास्ते हैं। या तो कोई आदमी अपना सर नीचे करता है या वो कत्ल हो जाता है, उसको मार देते हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं मिलता यहां पे। कायदे आजम वो नहीं कंप्रोमाइज कर सकते थे, सब जानते थे, उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ी। जो उनके साथ, उनकी एम्बुलेंस के साथ, जो उनके लोगों के साथ हुआ, फातिमा जिन्ना वो इतने बड़े भाई की बहन थी, उसके पास दूसरा रास्ता ही नहीं था जान देने के अलावा। जुल्फ़िकार जी भुट्टो, या डील करो या फांसी। तो आज तक एस्टेब्लिशमेंट ने या तो झुका लिया या मार दिया। बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर जब वापस आई, मैं उन्हें मिला, एक दफा नहीं 3 मरतबा मिला। मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उन्हें लोगों से बातचीत करते हुए सुना, और मैंने काफी टाइम स्पेंड किया। मैं रिपोर्टर था, मेरे पास बहुत टाइम था, मैं उनके साथ ट्रेवल भी करता रहा। वो बेनज़ीर वो नहीं थी जो पाकिस्तान से गई थी, जो पाकिस्तान वापस आई थी वो बेनज़ीर कोई और थी, और वो कुछ फैसले करके आई थी। एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश किया झुकाने का, वो नहीं झुकी, कत्ल कर दिया। या तो आपको झुकना पड़ेगा या आपको मरना पड़ेगा। आज तक तो ये 2 ऑप्शन दिए गए। ये वाहिद आदमी है जो झुका नहीं और बच भी गया। उन्होंने आज तक जिसको मारा वो मर गया,
गिन लें आप सारे, आप 1 दर्जन आदमियों को गिन लें। लियाकत अली खान, जिसको मारा वो मर गया, ये वाहिद आदमी है जिसको मारा और ये बच गया। अब ना ये झुकता है ना ये उनसे मारा गया, यहां पे आके मसला फंसा हुआ है। और काम खत्म जो अभी तक नहीं हुआ, वो मुझे उम्मीद है कि अब खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना, वो बड़े पुरअमन लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं। हम लोग कोई बुग़्ज़ में भरे हुए कोई बदतमीज़ किस्म के लोग नहीं हैं। हमारी नेशन बहुत अच्छी है। इंडियन टीम पाकिस्तान में खेलने आती है, उनके प्लेयर्स को भी बैकअप करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम अपने स्टेडियम्स को आग नहीं लगा देते। हम उस तरह के मुतअस्सब लोग नहीं हैं। हम अमन में बिलीव करने वाले लोग, और इसी वजह से हमने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई जीती है। कोई भी कौम नहीं जीत सकी, हम जीत गए, क्योंकि बेसिकली हम अंदर से अमन पसंद लोग हैं। और यही पाकिस्तानियों ने बार बार साबित किया। लेकिन पाकिस्तानियों को दीवार से लगा लगा कर आप क्या निकालना चाहते हैं? इस अमन पसंद कौम में से अगर बदअमनी निकालेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। 2024 8 फरवरी की तारीख, मैंने अपनी आंखों से इनकलाब देखा पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में मैंने अपने लोग छोड़े, हर जगह से मैंने रिपोर्ट इकट्ठी की, और जो रिपोर्टें पूरे पाकिस्तान से आई, एक इंतखाबी निशान नहीं। कोई कद्दू के ऊपर, कोई बैंगन के ऊपर, कोई जूते के ऊपर, कोई तवे के ऊपर, कोई केतली के ऊपर, कोई बाल्टी के ऊपर, कोई आम के ऊपर। ये क्या चल रहा है? ढूंढ ढूंढ के लोग मोहरे लगा रहे थे। एक घर के 6 वोट हैं, 6 के 6 अलग अलग जगह पे। कोई 20 मील उधर है, कोई 15 मील उधर है, कोई 22 मील उधर है, सब अलग अलग जा रहे हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे जो किसी और शहर से लाहौर में वोट डालने आए हुए थे, जहां जाते थे दुनिया निकली हुई थी। मैं बड़ा जज्बाती हो गया वो सब देखकर, क्योंकि मुझे एक बड़ा दुख तो ये है कि हमारे बीच में से एक आदमी मारा इन्होंने, और हमारा सबसे कीमती आदमी मारा। यानी हम और बहुत सारे हो सकते हैं, मीडिया में और बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारा जो सबसे कीमती आदमी था उसे कत्ल किया गया, उसे मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। वो जिस मुल्क में गया उसको वहां से निकलवाया गया। ये हमारा सबसे कीमती आदमी मारा है। तो इलेक्शन में दोपहर के बाद जब सारी रिपोर्टें इकट्ठी हुई, मैं ऑफिस से निकला, मैंने कहा एक चक्कर और लगा के आते हैं। तो पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने अरशद भाई को आवाज दी। मैंने बोला, देख भाई तेरे लोग आ गए, देख तेरे लोग निकल कर आ गए। वो यही चाहता था ना कि एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो जाए। कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है हारती है, ये सिलसिला चलता रहेगा। आज लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, आज से 50 साल के बाद एक और पॉलिटिकल पार्टी होगी, 10 साल के बाद एक और होगी, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट तो रहेगी। तो एस्टेब्लिशमेंट को दर्दनाक शिकस्त दी पाकिस्तानियों ने, बदतरीन शिकस्त दी पाकिस्तानियों ने। इनके माथे पे लिख कर दिया इनको शिकस्त, ये क़यामत तक पड़ेंगे ये शिकस्त। अब ये है सॉफ्ट रेवोल्यूशन, एक ऐसा इनकलाब जो बड़ा नरमी से आए। तो क्या आपको कोई और इनकलाब चाहिए? आप क्या चाहते हैं? जैसे आप लोगों को मारते हैं लोग भी आपको मारें? ऐसे काम चलेगा नहीं, ऐसे मुल्क चलेगा नहीं। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें उठाकर देखें। हम ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे हैं ना, मैं उस दिन बोल रहा था कि आपको ह्यूमन कोई समझेगा तो आपको राइट्स मिलेंगे ना। पाकिस्तान में तो सोच है कि ये कीड़े मकोड़े हैं जिनके वोट का राइट नहीं है कि आप वोट डालें किसी और को, डब्बे में से निकले किसी और का। खबर आपने देनी है टीवी चैनल पे, लिख के भेजे आपको कोई और ऑफिसर, और आपने सिर्फ उसके ऊपर वो जाके वहां पे लाइव बोलना है थोड़ी देर के लिए। इज दिस द जर्नलिज्म? पाकिस्तान में तो ये जर्नलिज्म हो रहा है। ह्यूमन राइट्स की हमारी तंजीमें जो हैं वो बात करते हुए डरती हैं। वो जब बात करना चाहते हैं उन्हें पता है कि पूरा का पूरा सिस्टम हमें पड़ जाएगा,
इतना जुल्म होता है तो इतनी सी बात करते हैं। लेकिन आफरीन है इमरान खान पे, उसने एक ऐसी पॉलिटिकल सोच पैदा की जो ये नहीं देख रही कि बंदा कौन है, वो ये देख रही है कि जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी तहरीक लब्बैक के लोगों ने जितनी गाली दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को, इतनी गाली तो PMLN ने नहीं दी कभी। इतनी बदतमीजी तो इमरान खान के बदतरीन पॉलिटिकल मुखालफों ने नहीं की जितनी तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने और उनकी लीडरशिप ने की थी। लेकिन आफरीन है उस आदमी की तरबियत को कि जैसे ही उनके ऊपर रियासती जबर हुआ, पूरी PTI उनकी सपोर्ट में खड़ी होगी। ये वो फर्क है जो पाकिस्तान में पड़ गया। लोगों ने अपने मफाद के लिए नहीं, अपने लीडर के लिए नहीं, अपने जाती पसंद वाले बंदे के लिए नहीं, लोगों ने जुल्म के खिलाफ खड़े होना सीख लिया। जब आप जुल्म के खिलाफ खड़े होना सीख लेते हैं, जब आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो ये मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन इसकी मंजिल ज़रूर आती है। ये तारीख के अंदर आप निकाल के जितना मर्जी पढ़ लें, कभी भी कोई जाबर जो है वो हमेशा नहीं रह पाया। मजलूम गलबा पा लेते हैं, एक ना एक दिन ये चीज़ें हो जाती हैं। हम होता हुआ देखेंगे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे अब डर नज़र आया ना, ये 27वीं तरमीम में हमारे कुछ दोस्त हैं वो परेशान थे। 27वीं तरमीम में मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मीडिया के दोस्त हैं कि भाई ये तो गेम ख़त्म हो गई। तो मैं अब हैप्पी, मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा उसने अनाउंस किया कि मुझे डर लग रहा है। आप लोग यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं? आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? हाँ, 2-3 किस्म के जवाब आ रहे हैं। हमने कुछ किया ही नहीं, हमें डर नहीं लगता, इस किस्म के जवाब है। हाँ, चोर नहीं है, गद्दार नहीं है और बुज़दिल नहीं है। आपको इस्तिस्ना नहीं चाहिए, साहब को चाहिए। क्यों चाहिए भाई? मैं बताता हूं क्यों चाहिए, ये आपको मैं बताता हूं क्यों चाहिए। पाकिस्तान में जब कोई कत्लेआम होता था ना, तो काफी अरसे के बाद होता था और उसकी गूंज भी काफी अरसे तक सुनाई देती थी। अगर आप देखें तो परवेज मुशर्रफ के दौर में एक तो ज़ियाउल हक के साहब के दौर के अंदर जो है वो एक बर्बरियत थी, लेकिन वो गुजर गया। उसके बाद जो बड़ा कत्लेआम हमने देखा वो एक परवेज मुशर्रफ के दौर में 2 मरतबा हुआ। एक कराची में वकला को कत्ल किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, और एक कत्लेआम जो रियासती ताकत के साथ हुआ वो हमने मॉडल टाउन साने का भी देखा, ये मुशर्रफ के बाद देखा। लाल मस्जिद को मैं इसमें शामिल नहीं करता कि उसकी वजूहात और वो सिनेरियो बिल्कुल अलग था, लेकिन रियासत का ताकत के बलबूते पे अपने शहरियों को कुचलने का वाकया मुशर्रफ के 8 साल दौर में एक है, बड़ा वाकया। कराची में रियासत ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, मुशर्रफ ने मुक्का लहराया और लाशें गिर गईं। मॉडल टाउन में रियासत ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, लाशें गिरा दी। हामला खातून के मुंह पे गोलियां मारी, एक कत्लेआम हुआ, उसका मुकदमा भी हुआ। गुज़िश्ता 3 सालों में 4 कत्लेआम हो चुके हैं, जो काम पूरी एक दहाई में एक मरतबा होता था। यानी परवेज मुशर्रफ के पूरे दौर में इस किस्म का रियासती कत्लेआम एक वाकया है। इसी तरह उससे पहले एक वाकया है। फिर ये 2010 से लेकर 2020 तक एक साने मॉडल टाउन का एक बड़ा वाकया है जहां पे कत्लेआम किया गया इंसानों का। और अब क्या हुआ? 3 वाकया, 4 हो चुके हैं। एक वाकया मई में 2023 में इंसानों का कत्लेआम हुआ, दर्जनों लोग मारे गए। दूसरा वाकया 26 नवंबर 2023 में कत्लेआम हुआ, 2024 में कत्लेआम हुआ, 2025 में कश्मीर में और मुरीदके में, ये 2 कत्लेआम और हुए। जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आए 4 कत्लेआम हो चुके हैं, 4।
हर साल एक बड़ा कत्लेआम होता है, 2025 में 2 मरतबा हुआ। तो इम्यूनिटी, अब आपको समझ आ रही होगी कि इम्यूनिटी क्यों चाहिए, इम्यूनिटी क्यों चाहिए। क्या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इम्यूनिटी मांगी थी? उन्होंने कहा तो ये चादर दूसरी का जवाब मांगते हो तो मैं दे देता हूं। क्या हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजारों मील फतह किए, जहां तक घोड़े भागते थे वहां तक जीत जाते थे, 1 इंच जमीन इनसे फतह नहीं हुई अभी तक। कश्मीर आजाद करवाना था, मेरा दादा भी फौत हो गया, नाना भी फौत हो गया, मेरी हालत क्या होगी? कश्मीर अभी तक आजाद नहीं हुआ। तो हजारों मील फतह किए थे, इम्यूनिटी नहीं ली। कोई इस्तिस्ना नहीं था, कोई इस्तिस्ना नहीं था। खुलफाए राशिदीन में से किसी के पास कोई इस्तिस्ना नहीं था। इस्तिस्ना क्यों चाहिए? डर किस बात का है? डर इस बात का है कि जो आप सबके अंदर कंफ्यूजन है वो दूर होगी, अब होनी चाहिए। आप इस बात पे कंफ्यूजन है कब ठीक होगा, सब कुछ होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि 78 साल से तो हम यही देख रहे हैं। ये डर आपको बता रहा है कि ये ठीक होगा और होने वाला है। आदमी गर्म कपड़े खरीदता है जब सर्दी आने वाली हो। जब आपको पता है कि सर्दी नहीं आनी तो आप गर्म कपड़े नहीं लेंगे। तो सर्दी आने वाली है, मौसम बदलने वाला है, हालात बदलने वाले हैं, आपको नजर आएगा। पाकिस्तानी अपना हक लेंगे, ये अपना हक छीन लेंगे। पाकिस्तानियों को ये बार बार ये चूरन बेचते हैं कि ये कौम नहीं है। ये आपने भी सुना होगा, ये कौम नहीं हजूम है जी। उन्होंने ये तो तुम किधर से आए हो? तो तुम्हें हम बांग्लादेश से लेके आए हैं या नेपाल से उतर के आए हो? भी पाकिस्तानी कौम नहीं है, पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं है। तुम तैयार हो? हमने देखी है सबकी तैयारी। ये कौम है, पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को साबित किया कि ये बहुत बड़ी कौम है। ये मैं आपको शर्तिया कहता हूं। ये इधर कितनी ज्यादा खानदगी है आपके मुल्क में, यहाँ पे ये जहां आप रहते हैं, यहाँ डेनमार्क में 100% लोग पढ़े लिखे हैं ना। यहाँ की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन के सबके वोटों को इधर उधर कर दो, फिर बताओ ये लोग भी वो नहीं कर पाएंगे। मैं लिख कर देता हूं, सारे पढ़े लिखे हैं ना, सारे पढ़े लिखे। मैं गारंटी करता हूं ये लोग नहीं कर पाएंगे। आप इनसे इनका बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लें और इन सारों को आप कहें कि जाओ भी जाके वोट करो। और घर के अगर 8 वोट हैं तो सबके अलग अलग जगह पे बना दो। जो यहां रहता है उसका साथ वाले कस्बे में बनाओ, दूसरे का उधर, तीसरे का उधर, दूर दूर को 20-22 मील दूर भेजो। और फिर उसके बाद मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद कर दो। और फिर जो बाहर निकले उसको डराओ भी कि जुतियां भी पड़ेंगी, थाने में भी बंद करेंगे। फिर आप मुझे बताएं ये लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे? तो आप तो इनसे बहुत बेहतर हैं। तो बात को समझें, साजिश हो गई। तो आप लोग तो इनसे बहुत बेहतर हैं। आप लोग इनसे इसलिए बेहतर हैं कि आपने वो करके दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो पाकिस्तानियों के लिए हम सबको ताली बजानी चाहिए। शानदार काम किया पाकिस्तान ने। अब फर्क कहां पे पड़ता है? फर्क पड़ता है एस्टेब्लिशमेंट का। हर मुल्क में होती है। लोग हमारे बेहतर हैं, सिस्टम इनका बेहतर है। लोग हमारे ज्यादा कमिटेड है, निज़ाम और एस्टेब्लिशमेंट इनकी ज्यादा बेहतर है। ये अपने लोगों को मौका देते हैं, हम अपने लोगों का मौका छीनते हैं। ये फर्क है। और ये सारा कुछ हम मुल्की मफाद में नहीं करते। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या रहा है, यानी मुझे कभी ऐसा लगता था कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो फैसले करती है, गो कि उसमें उनका ज़ाती मफाद ज़रूर होता है, लेकिन वो मुल्की मफाद को आगे रखते हैं। ये सारे एपिसोड में मुझे एक बात समझ आई कि मुल्की मफाद पीछे होता है, अपना ज़ाती मफाद आगे होता है। मैं किसी को गद्दार नहीं कह रहा,
ज़रूरत भी नहीं है कहने की। ये तो तारीख साबित करेगी ना कि कौन क्या था, किसने क्या किया था। और कहने से फ़र्क भी नहीं पड़ता, मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा कि तारीख ने आपको क्या लिखा और कैसे याद रखा। ह्यूमन राइट्स के मामला जब भी आपने बिगाड़ने होते हैं ना किसी कंट्री में, तो जो पहला काम आपने करना है वो आपने वहां के मीडिया को दबाना है, क्योंकि मीडिया उसके ऊपर आवाज उठाएगा। यहीं से झगड़े की इब्तदा हुई मेरे लिए, अरशद शरीफ के लिए, साबिर शाकिर के लिए, मोहित पीरजादा के लिए और बेशुमार और आवाज़ें उनके लिए, सिद्दीक जान है और बहुत सारे लोग हैं। यहीं से फटा शुरू हुआ। उन्हें लगा कि ये पाकिस्तान की वो आवाज़ें हैं जिनको हम अपने हक में मोड़ सकते हैं। बहुत सारी मुड़ गई। आज आप बहुत सारे ऐसी शक्लें देखते हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकार थे। बड़े शब्द और मद के साथ वो ये कहा करते थे कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, बढ़ चढ़ के बातें बताते थे, और अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया पब्लिक का मूड देखने के बाद। लेकिन हम वेलकम करते हैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। जब तक कोई ठीक बात करेगा हम बात देखेंगे, शक्ल नहीं देखेंगे, आदमी देखेंगे। आदमी नहीं देखेंगे, खबर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ये बेचता क्या है, ये बात क्या करता है। तो जो सही बात करेगा उसकी बात की तायीद होगी, जो नहीं करेगा उसकी बात की तायीद नहीं होगी। तो अरशद शरीफ के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला कि हम रजीम चेंज करने जा रहे हैं, आप इसमें हमारा साथ दें। इन्होंने तो किया इनकार, मेरे साथ राब्ता किया, मैंने भी इनकार किया। मैंने तो इनको ये समझाया कि ये आपके गले पड़ जाएगी मुसीबत और आपकी जान नहीं छूटेगी। मैंने तो ये भी समझाया कि इस पंगे में आप ना पड़े, पॉलिटिकल लोगों को डिसाइड करने दें, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। इलेक्शन आएगा, लोगों को इमरान खान पसंद होगा, ठीक है, नहीं होगा लोग फैसला करेंगे। इन्होंने अपनी ताकत के जोम में जबरदस्ती एक रिजीम चेंज कर दिया और उसके लिए अमेरिका में भी जाके माहौल बना लिया, लॉबिंग भी करवा ली, वहां से एक साइफर भी मंगवा लिया ताकि बाकी सारे ऑफिसर्स को भी कंट्रोल किया जा सके। पूरे निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए कोई तो डॉक्यूमेंट चाहिए था ना। तो इमरान खान साहब एक सवाल किया करते थे, आपको याद होगा, वो अक्सर एक सवाल करते थे कि साइफर आया किसके लिए था। कभी आपने सोचा इसके बारे में? तो सबसे पहले मीडिया को दबाया जाता है, उसके बाद जितनी भी वो आवाजें जो उठ सकती हैं उन सबको पकड़ा जाता है। इस ऑपरेशन में आपको याद होगा सबसे पहले जो एक्टिविस्ट थे उनको उठाया गया था, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनको उठाया गया, उनके घर वालों को उठाया गया। पाकिस्तान में आज ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है। आज सिर्फ ये देखा जाता है कि हमारा मफाद क्या है, हमने इसको हासिल कैसे करना है। अभी मैं आते हुए खबर पढ़ रहा था, हमारे 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो गया। 27वीं आईनी तरमीम को उन्होंने करार दे दिया कि वो आईनी नहीं है जिसके तहत हमने हलफ उठाया था, खत्म हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। 26वीं आईनी तरमीम पास की, फजलुर रहमान साहब ने धोखा दिया, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह पे अपना बंदा लाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया। और अब आइंदा के लिए रास्ते बंद किए जाएं, आइंदा के लिए रास्ते रोके जाएं, तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद आपके आइन में किसी तरमीम की नहीं, अब इस आइन को तदफीन की जरूरत है। आप इसे दफन कर दें बस। लेकिन क्या ये ऐसे ही रहेगा? सवाल ये है ना। मैं बताता हूं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ या ये सारा मसला ऐसे क्यों हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि वो पाकिस्तान से बाहर आ गए और उन्होंने देख लिया कि जिसको ये लोग डेमोक्रेसी कहते हैं वो एक्चुअली होती क्या है। आप लोगों ने देखा, या तो इंसान को इंसान समझते हैं, या तो जानवर की भी इज्जत है, उसका भी कोई हुकूक है। तो डेमोक्रेसी तो ये है। जब आपने देखा कि पाकिस्तान में इसके बारे में कोई बात करता है तो आप उसके साथ खड़े हो गए। यहां से आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ। हमारे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के हमें पाउंड चाहिए, यूरो चाहिए,
डॉलर्स चाहिए, रियाल चाहिए, दिरहम चाहिए, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की मर्जी नहीं चाहिए। वो लोग आपके पैसे से प्यार करते हैं, आप लोगों से नहीं करते। पूरी दुनिया में जब लोग अपने मुल्क में जाते हैं तो एयरपोर्ट पे उनकी इज्जत होती है, हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर नहीं होती। हमारा जो अपना पासपोर्ट है वो दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट बन गया। ओमान और दुबई जैसे मुल्क उसके ऊपर वीज़ा नहीं लगा रहे, जहाँ पे वैसे ही चले जाते थे पाकिस्तानी। तो ये हो रहा है हमारे साथ। ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानें और इस ताकत को इस्तेमाल कैसे करना है ये आप सारे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज आपको कहीं जाकर भागने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में बैठ के इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। सोशल मीडिया को एक वेपन बनाएं, एक हथियार की तरह इसे इस्तेमाल करें, बयानिया की लड़ाई लड़ें, लोगों को अपने साथ जोड़ें, लोगों को समझाएं, उन्हें बताएं, उन्हें कायल करें, एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन करें। जितनी आप पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, जितनी आप बातचीत करेंगे, जितने आप आर्गुमेंट करेंगे, उतना आप ऊपर जाएंगे। बिलीव मी, इससे फर्क पड़ता है। इनके घरों में इनके बच्चे, इनकी बीवियां जब ये सारी ओपिनियन देखती हैं, इससे फर्क पड़ता है। आज 2 जजों ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? वो हीरो बन गए कौम के। दोनों जजेस के लिए पहले तालियां बजाएं आप सब लोग। वो जानते हैं कौम कहां खड़ी है। ये जितने लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, उसने मेरे कान में नहीं कहा था, ये वाले कान में, कि मेरे घर वाले भी आपके लिए दुआ करते हैं। उसके घर वाले मेरे को रिश्तेदार थे, वो इसलिए दुआ करते थे, उन्हें पता था सही क्या और गलत क्या है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी आवाज उठाना जारी रखें। ये ना सोचें कि मेरी इतनी उम्र है, मैं अब इसको कैसे इस्तेमाल करूं।